हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो पंचायत का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ा जो कि 20 नंबर की आती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 नंबर का उसमें दिया हुआ है। पंचायतों की वित्तीय स्रोत और कार्य योजना 10 नंबर का, 30 नंबर का हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, और जो योजनाएं हैं उसका तो कोई अंत है नहीं, तो योजनाओं में जितनी भी और भी इम्पोर्टेंट योजना बचेंगी वो आगे हम लोग कवर करेंगे। देखिए, पंचायती व्यवस्था के इतिहास उसके संबंध में पॉलिटी में हम लोग जो संवैधानिक उपबंध है पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, तो इसमें खास हम लोग को उतना सभी को पता होता है, तो इसलिए इसको नहीं लिया है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो 10 नंबर का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें जो पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है वो है उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप व शक्तियाँ, पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था क्या है, इतना हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी को सशक्त माध्यम होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि स्थानीय स्वशासन जो है मतलब जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था किससे है? ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई है, ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई है, तो लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी को सशक्त माध्यम है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। भाई 73वां संविधान संशोधन ही है। इस अधिनियम के लागू होते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम जो था, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 का था, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम जो 1961 का था, में अपेक्षित संशोधन का संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया गया। ठीक है, जब हमारा 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है जब वो लागू हो जाता है, तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो पहले से पंचायती राज अधिनियम 1947 चल रहा था, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम जो 1961 है। ठीक है, ध्यान रखिए, पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत की बात करो, जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन का संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1947 वाला, और ये कौन सा था? पंचायती राज अधिनियम था, और जिला पंचायत अधिनियम 1961। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था? 1995 में किया गया था, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। जब ये आयोग गठित कर दिया जाता है तो उसके बाद जो कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में, ठीक है, किसके? कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा 1997 में 2 साल बाद जो 32 विभाग है उनको कार्यों को चिन्हित किया जाता है और उसको पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की जाती है। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक युग का सूत्रपात हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो ये हमें पता है कि भाग 9 में आता है, और इसमें जो कितने नया अनुच्छेद जुड़े? 16 नए अनुच्छेद जुड़े जाते हैं, जो कि 243 से 243 ओ तक है। देखिए, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेट, क्योंकि पेपर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो इंग्लिश में तो आना ही आना है। इस वजह से मैं 243 से 243 ओ तक का ही ध्यान रखना। 16 नए अनुच्छेद जुड़े आते हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें कितने? 29 विषय का उल्लेख किया गया, 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची है, और विषय कितने दिए गए? 29 विषय दिए गए, 29 विषय थे। ठीक है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हो जाता है। कब हो जाता है? 24 अप्रैल 1993 को ध्यान रखना है। तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम संख्या 9 विधेयक 1994 पारित होता है। जब हमारा जो संशोधन ये हमारा 24 अप्रैल 1993 को जब प्रवर्तित हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार पे जो वहाँ पंचायत विधि है, तो अधिनियम संख्या किसकी बात करें? 9,
विधेयक 1994 पारित हो जाता 1994 पारित किया जाता है, जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त होता है। कब, डेट ध्यान रखिएगा, वो 24 अप्रैल 1993 है, जो कि पंचायती राज दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूरे देश की बात कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 में 1994 में प्रदेश में प्रवृत्त होता है, जो ये पंचायत जो विधि संशोधन किया गया था, पहले भाई 1947, 1961 और ये 1994। ठीक है, जो बाद में होता है, जिसमें संयुक्त प्रांत जो पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तरों की पंचायत, ग्राम, क्षेत्र तथा जिला पंचायत में एकरूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पंचायतों का संगठन और संरचना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, पंचायत की कृत्य शक्तियां और उत्तरदायित्व का विस्तार, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की जो आबादी पे ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, कितनी, 1000 की आबादी पे, ये नोट पॉइंट हमें ध्यान रखना है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पे अध्यक्ष पद पे सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो कि 27% से अधिक ना हो। ठीक है, एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 पदों एवं स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखिए, पिछड़े वर्ग का आरक्षण हर जगह नहीं है। ठीक है, यूपी में इसकी बात की गई, इस वजह से इसमें जिक्र हुआ है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा 27% से अनधिक और प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 पद के, जो कि है ही है 1/3 पद। वो तो हमारे 73वें संविधान संशोधन का जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी में है। ये भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का हो या उसे पूरा कर सके। संविधान एवं राज्य के पंचायती राज अधिनियम के किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को प्रवृत्त हो जाता है, तो 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। कब, 23 अप्रैल 1994 को। और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के समान निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान हैं, जिस ग्राम सभा, इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। गांव में जो निर्वाचक नामावली है उसमें जितने लोगों के नाम और व्यक्तियों का जो सामूहिक रूप होगा, जिनके 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 नाम दर्ज होंगे, तो उनको मिला के ग्राम सभा बनेगी। अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। तो कौन करे, राज्य विधानमंडल। तो 243 काम में ग्राम सभा का जिक्र किया गया। पंचायतों के गठन के बारे में 243 भी है। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत के गठन का बात किया गया। तो देखिए, मध्यवर्ती स्तर जो है वो क्षेत्र पंचायत है, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए 2 नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे आया था कि 1000 आबादी पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहा था, और यहाँ पे जो आया है ये मतलब बोला गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बीच का मध्यवर्ती स्तर है उसमें पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्र विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसके आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात जो है वो समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसका और जो आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का जो रेशियो है वो समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, अलग अलग ना हो। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने से किया जाएगा। देखिए, ग्राम स्तर पर पंचायतों का अध्यक्ष क्या बोला गया है, जो विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे उसके द्वारा, और जिला स्तर पर बोला गया उसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने से ही किया जाएगा। पंचायतों की संरचना 243 में इसका जिक्र है। ठीक है, गठन कब किस में था, बी में था।
राज्य विधानमंडल की विधवा पंचायतों की संरचना के समूहबद्ध करने की शक्ति प्रदान की गई। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो पंचायत स्तर पे जो सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला पंचायत के स्तर का जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मध्यवर्ती की संस्था जो होती है वो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये जो है वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है। आरक्षण 243 डी के अंतर्गत आता है। पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण की जनसंख्या के अनुपात में होगा। इनमें कम से कम 1/3 स्थान जो है उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए तो 1/3 है ही है। तो जो जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त है तो उसमें भी कम से कम 1/3 स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। ठीक है, साफ साफ बोल दिया क्या है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसमें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के जो स्थान वो भी आरक्षित इसमें सम्मिलित हैं। पंचायतों में आरक्षित स्थानों की चक्रा अनुक्रम से आवंटित किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी समान रूप से लागू होगी। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण इस अवधि तक प्रभावी रहेगा जिस अवधि तक अनुच्छेद 334 के अधीन आरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 334 में आरक्षण की बात करी गई है, तो जब तक उसमें आरक्षण की बात है तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। राज्य विधानमंडल को अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे तो ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। ठीक है, किसको, ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद पे की बात कर रहा है। अनुसूचित जातियां जनजातियां महिला जिनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। पंचायत मतलब जो महिलाएं हैं आरक्षण की स्थान की व्यवस्था की गई है तो समान निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का उनको अधिकार है। पंचायतों का कार्यकाल 243 में आता है। सभी स्तर के पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल का समाप्त होने के पूर्व ही करा लिए जाएंगे। यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया तो 6 माह की अवधि के पूर्व पुनः चुनाव करा लिया जाएगा। किंतु यदि भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि तक ही होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 6 माह की अवधि के पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे। अगर यदि भंग की पंचायत निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ठीक है, मान लो मतलब जो 6 माह से की अवधि में तो पूरी चुनाव करा ली जाएंगी तो बोला गया है, लेकिन मान लो जो पंचायत भंग हुई है और कार्यकाल सिर्फ 6 माह से कम रह गया तो ऐसा चुनाव कराना आवश्यक नहीं, पुनर्गठित पंचायत का शेष अवधि तक ही होगा। सदस्यों के लिए अयोग्यता 243 ऐप में है। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा। तो अयोग्यता किसमें, ऐप में है। यदि वह किसी प्रवृत्ति विधि के अधीन संबंधी राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, पर कोई व्यक्ति सदा पे अयोग्य नहीं होगा कि 25 वर्ष से कम आयु का है। क्यों, क्योंकि इसकी जो आयु सीमा की लिमिट है वो 25 वर्ष नहीं रखी गई, 21 वर्ष रखी गई है। मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए इसकी सदस्यता के लिए। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन है, यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य है तो अयोग्य समझा जाएगा। तो ये एफ तो हमारा सदस्यता के लिए अयोग्यताएं हो गई। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार की बात की गई है। तो राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि पंचायतों को ऐसी शक्तियां या प्राधिकार दें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब खुद अपना स्वायत्त शासन मतलब खुद अपना शासन करने के लिए ऐसे अधिकार हो। जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, तो आपको ये नोट पॉइंट रखना, सामाजिक आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, स्कीमों को कार्यान्वित करना। 11वीं अनुसूची में कितने 29 विषय हैं, तो ये इस प्रकार है। मैंने ये स्क्रीन शॉट ले लिया था। ठीक है, तो कृषि और कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग हो गया, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी हो गई, लघु वन उपज हो गया, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हो गया, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण और
आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सही शिक्षा। ध्यान रखिए, यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात नहीं कर रहा, शिक्षा है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सही शिक्षा। तकनीकी प्रशिक्षण की बात कर रहा है, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा। पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय हों। ठीक है, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्बल वर्ग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ठीक है, इतने हमारे इसमें आते हैं। 243 एच की बात करें, 243 जो एच है हमारा, देखिए इसमें पंचायतों द्वारा उनकी निधियों पे कर लगाने की शक्ति, और आई देखिए क्योंकि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो इतना ही रखा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल में क्या आता है। तो एच में पंचायतों द्वारा उनकी निधियों पे कर लगाने की शक्तियाँ, आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, जे में पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, और एल में संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों को लागू करना, एम जो है भाग 9 में कुछ क्षेत्रों पे लागू ना हो, और एन जो है तो देखिए जो हमारा जी था, जी में किसकी बात की गई है, पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, और जो एच है पंचायतों तथा उनकी निधियों पे जो कर लगाने की शक्तियाँ, किससे कर लगाने की शक्तियों की बात कर रहा है, वित्तीय स्थिति के बारे में आई में है, जे में पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा के बारे में है, के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में है, एल में संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों को लागू करना, कहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र पे, मतलब जो केंद्र शासित क्षेत्र उनकी बात कर रहा है एल में, एम जिस क्षेत्र पे मतलब भाग 9 लागू ना हो उसकी बात करता है, 243 एन विद्यमान विधियों पंचायतों को बना रहना, ओ में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पे रोक की बात करता है। तो चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप पे रोक की बात किस पे करी गई है, ओ में। एन में विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बना रहना, भागों में कुछ क्षेत्रों पे लागू ना होना, एम है पंचायतों के लिए महिला आरक्षण की बात कर रहा है। तो 243 डी में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले सभी स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था की 1/3 सीटें और अध्यक्ष के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, हम लोग को पता है। तो कौन कौन से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तराखंड में सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के कानून का प्रावधान है, कहाँ पे, बिहार पे, छत्तीसगढ़ पे, त्रिपुरा पे, उत्तराखंड पे, आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, सरकार ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया। संसदीय स्थानीय समिति की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आधार पे होगा, ना कि कुल आबादी के आधार पे होगा। ठीक है, जो कुल आबादी की बात करी कि उसके नहीं, ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आधार पे बोल रहा है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव, तो प्रधान का जो चुनाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधान का चुनाव जो है किस धारा पे बोला गया है, 11(ख)(1) पे, 11(ख)(1) पे। ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रधान का चुनाव किया जाएगा। यदि पंचायत के समान चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता तो पंचायत के लिए 2/3 से कम सदस्य ही चुने जाते हैं। तो इस दशा में सरकारी प्रशासनिक समिति बनाएगी जिसके सदस्य सरकार तय करेगी। सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त करेगी। प्रशासनिक समिति प्रशासक का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। इस अवधि में मतलब 6 माह के अंदर ही अंदर ग्राम पंचायत उसकी समिति तथा प्रधान के सभी अधिकार उसमें निहित होंगे। 6 महीने में नियत प्रक्रिया द्वारा पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम प्रधान के कार्य जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, बैठक की कार्रवाई पर नियंत्रण करना, ग्राम पंचायत संबंधी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था करना, ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित विभिन्न शुल्कों की वसूली भी सुनिश्चित करना, पंचायत की आर्थिक व्यवस्था प्रशासन की देखभाल करना, उसकी सूचना गाँव वालों को देना। फिर उप प्रधान का धारा ग का 1 है वो प्रधान का था। यहाँ पे उप प्रधान के चुनाव की बात करें, धारा ग का 1, उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। यदि उप प्रधान का चुनाव ना हो पाए तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान मनोनीत कर सकता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा अपने से ही किया जाता है। और जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रधान का चुनाव किया जाता है।
प्रधान का त्याग जो है पत्र की बात करें तो प्रधान का त्याग पत्र या उन्हें पद से हटाया जाना धारा 18 में है। प्रधान स्वयं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। 7 दिनों के अंदर वह त्यागपत्र वापस नहीं लेगा तो अगले दिन से त्यागपत्र स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य खुद लिख कर अपना त्यागपत्र प्रधान को देंगे और 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लेने पे स्वीकृत हो जाएगा। ओके, तो इतना हमारा इसका टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट में आगे हम लोग इसी के दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।